आप सभी जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन जो है पूरे जोरों से चल रही है। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। इस इलेक्शन के नतीजे क्या निकलते हैं और आने वाले समय में किस तरह का बदलाव होता है, क्योंकि लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अगर लोकतंत्र में बदलाव नहीं होगा, जहाँ किसी को अपनी बात करने का पूरा हक नहीं होगा, जहाँ किसी के ऊपर नजायज़ तरह का उत्पीड़न किया जाएगा, तो उसको हम सही मायनों में लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ में आज संजय कपूर जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी से हैं। आप जानते हो कि पिछले 2 बार के विधायक रह चुके हैं और बहुत अच्छा इनकी छवि है हमारे बिलासपुर क्षेत्र में और बहुत बढ़िया कार्य भी इन्होंने करवाए हैं अपने कार्यकाल में। इनसे बातचीत करते हैं। कपूर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। कपूर साहब, जो ये इलेक्शन आ रही है इसके बारे में थोड़ी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। उसमें थोड़ी बात मेरी नेशनल लेवल की होगी और थोड़ी सी बात मैं अपने लोकल लेवल की भी करूँगा। इस समय जो इलेक्शन का माहौल है वो किस तरह का चल रहा है जी? 10 साल एनडीए की सरकार को हो गए। बड़ी उम्मीदें और बड़ी अपेक्षा थी नौजवानों को कि उन्हें रोज़गार मिलेगा। किसानों को ये था कि हमें एमएसपी पे हमारा गल्ला ख़रीदा जाएगा। व्यापारी समझ रहा था हमें जीएसटी से बचाया जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस आएगा। ये सब वायदे एनडीए की सरकार ने किए थे और मैं समझता हूँ इस सब बातों पे जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था उस तरीके से जनता के बीच में वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लोकतंत्र में 5 साल में निर्णय होता है कि हमने 5 साल काम कैसे किए और ये जनता लोकतंत्र में तय कर देती है कि हमें किस तरफ को जाना है। मौजूदा हालात हमें ऐसे महसूस हो रहे हैं कि जनता मन बना चुकी है बदलाव का। जनता दुखी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, कोई खुशहाल नहीं है। बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार दिया जाएगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। सब झूठे वायदे करके गुमराह किया गया जनता को। मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये बात की है। पहली बात यह कि हमारे देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। अगर लोकतंत्र को हमें बचाना है तो हमें सबको एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये 2024 का जो सबसे बड़ा सवाल आप ये समझते हैं कि विपक्ष की तरफ से यही रहेगा कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा? देखिए, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इशू हो, हर मुद्दे पे, हर इशू पे ये सरकार विफल रही है। जिस तरीके का माहौल आपस में बंटवारे का करने का प्रयास किया जा रहा है वो हिंदुस्तान, ये गंगा जमनी तहजीब रही है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका साझी विरासत रही है। सब ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम किया है। आज बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि हमें धर्मों में, कौमों में, बिरादरियों में बांट के अपने इस कुर्सी कैसे बचे इसके लिए काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ आज लोकतंत्र में जनता ज़रूर समझ रही है, ज़रूर महसूस कर रही होगी। जिस तरीके से कोई भारतीय जनता पार्टी में अगर चला जाता है तो कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, वॉशिंग मशीन ऐसी है उसमें पड़ के सब स्वच्छ हो जाता है। और जो उनसे सवाल पूछ लेता है, भाई लोकतंत्र में अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए। अपोजिशन का काम जनता के हितों को, जनता की बातों को सरकार के सामने रखने का है। ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, मगर जब कोई सवाल पूछ लेता है तो अगले दिन उसका इनकम टैक्स पहुंच जाता है, कहीं ईडी पहुंच जाती है, कहीं आईबी पहुंच जाती है, कहीं सीबीआई पहुंच जाती है। क्या तमाशा बना दिया है। इस देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने मत का प्रयोग करेगी। कपूर साहब, आपने बात करी बदलाव की और आपने बात करी विपक्ष की। अब देखने में ये आ रहा है कि विपक्ष भी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है ना। अगर जो विपक्ष का जो धर्म है, जो कार्य उसको करना चाहिए, उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहा। अब हमारे बिलासपुर क्षेत्र में लगा ले, रामपुर क्षेत्र में लगा रहे, विपक्ष कितना एक्टिव है हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिसमें नेहरू जी से लेके, गांधी जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव जी से लेके और सोनिया जी से लेके और आज राहुल जी और प्रियंका जी जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, कितने खाते सीज कर दें, मैं उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने एक विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है, भारत को जोड़ने की बात करते हैं। और पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात, धर्मों और बरादरियों कौमों में बांटने की बात करती है। हमने कभी इसमें का काम नहीं किया। हमने परेशानी भी उठाई, दुख भी उठाए, विपक्ष में भी रहे, मगर कभी हमने अपने को सत्ता में लाने के लिए कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे देश का नुकसान हो।
जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि विपक्ष जो है कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और उसका तो आपने पूरा प्रॉपर, मैं कहता हूँ कि जवाब आपने नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब ये था, विपक्ष इलेक्शन के समय तो नज़र आता है, इंडिया अलायंस बनाए, उससे पहले अगर राहुल गांधी जी की बात करें वही नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो आपके घटक है, जो आपके साथ में है, समाजवादी पार्टी होगी या अन्य पार्टियाँ, वो कहीं भी ग्राउंड लेवल पे नज़र नहीं आती हैं। तो फिर ये मोदी जी को अगर हराने की बात करते हैं या इसको बदलाव की बात करते हैं, तो किस तरह से किया जाएगा? नहीं, सब लोगों को साथ होना पड़ेगा। आप देखिए आज कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को के साथ घटना हुई है, हम उसको कंडम करते हैं। लोकतंत्र में अगर कोई गलत है तो उसको संविधान के अनुरूप काम होना चाहिए। अगर संविधान में कोई उन्होंने गलती करी है तो उस पर जरूर होना चाहिए था। मगर जिस तरीके चुनाव के वक्त आ गया, चुनाव आया तो उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, या कोई तमाम प्रदेशों में जो विपक्ष के लोग हैं वो अगर बात को उठाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से उनकी बात को दबाने का ये सरकार प्रयास कर रही है, जो उचित नहीं है। राहुल जी ने कहा हम तो उनके सिपाही कहते डरो मत, और हम डरते नहीं, बराबर काम कर रहे हैं। और मैं पार्टी का बड़ा सौभाग्य है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मध्य प्रदेश का इंचार्ज हूँ, तो मध्य प्रदेश में भी बराबर मैं काम कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं 10 साल अभी विधायक रहा यहाँ पे, तो अभी मैंने आपने देखा हो मेरी वर्किंग डेवलपमेंट की रही, विकास और भाईचारे की रही। कांग्रेस ने हमेशा तरक्की और विकास की बात करी है और भाईचारे की बात करी है, उसी पे के अनुरूप हमने आज काम किया है। और मुझे यकीन है सत्य परेशान तो हो सकता है, सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य सत्य है, सत्य की अंत में विजय होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य करा, ठीक है जी। आपने सड़कें भी, मैं कहता हूँ कि मैंने खुद देखा कि आपने अपने हाथों से भी बनाते रहे, ठीक है, कार सेवा करके बनाते रहे, लेकिन जितना विकास जो क्षेत्र का होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। अब विकास जो है वो काफ़ी नज़र आ रहा है, आपके जो विधायक जी हैं काफ़ी विकास जो है उनका बहुत बढ़िया दिखने में नज़र आ रहा है। देखिए 10 साल मैं विधायक रहा, मगर एक बार बसपा की सरकार थी और दूसरी बार सपा की सरकार थी। मैं विपक्ष का विधायक था। और आप भी यहाँ के बिलासपुर के रहने वाले हैं, आपको याद होगा 2007 में मैं 23 मई 2007 को मैंने शपथ ली थी विधायक की एज ए पहली बार, और मैंने 27 मई 2007 से डबल ग्रुप बिलासपुर में कराया था। और जिस आज बिजली मिलना मुश्किल नहीं है क्योंकि जनरेशन बढ़ गया। उस समय जनरेशन प्रॉब्लम थी, जनरेशन बहुत कम था, उस समय बिजली दिलवाना हो। यहाँ बिलासपुर को 24-24 घंटे लाइट मिली है, आपको खूब पता होगा। जहाँ ट्रांसफार्मर की कमी थी वहाँ ट्रांसफार्मर लगे, जहाँ सड़कों की कमी थी वहाँ सड़क के, जहाँ पुलों की जरूरत थी वहाँ 5-5 पुल मैंने उस समय बनवाई थी। बड़ी बड़ी सड़कें, चाहे रामपुर स्वार बिलासपुर स्वार रोड हो, चाहे बिलासपुर से रामपुर की रोड हो, चाहे बिलासपुर मिलक रोड हो, ये सब, या बिलासपुर नवाबगंज रोड हो, ये चारों जो बड़ी सड़कें हैं ये मेरे कार्यकाल में बनी है। चौड़ी जब मैं विधायक रहा हूँ उसी टाइम में हुआ है। काम करना चाहिए, चलो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो मंत्री जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, और करना चाहिए। कोई एहसान नहीं है, संजय कपूर ने अगर कोई काम करा तो कोई एहसान नहीं करा। आज जनता चुनती काहे के लिए आपको? जनता को अपेक्षा होती है कि आप क्षेत्र का विकास करोगे, और विकास करना चाहिए, मैंने हमेशा माना है। और मैंने तो विपक्ष में रह के प्रयास किए और ईश्वर ने मेरे प्रयास सफल करे। और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में जब वक्त आएगा तो फिर हम अपनी बात को रखेंगे। मैं आपके हिसाब से जो इस समय मंत्री जी है बढ़िया विकास कर रहे हैं बिलासपुर से? नहीं, देखिए जो वो कर रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, जो उनका काम है वो कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ये तो जनता लोकतंत्र में फैसला करती है। और जिस तरीके का काम हो रहा है जो आपको किसी से छुपा हुआ नहीं है, अन्याय अत्याचार का बोलबाला है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कोई बिलासपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये सब चीज़ें होना चाहिए, ये मेरा मानना है। सरकार में अगर मुझे कभी मौका मिलता तो ये मेरी बात आप रखिएगा लिख के, कभी अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला तो कोई ना कोई पब्लिक के हित के काम जिससे 2, 4, 10, 5 हज़ार नौजवान रोजगार मिले, वो कौन सा काम है? वो होना चाहिए ताकि बिलासपुर के लोग का पलायन ना हो सके, वो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में जाने की बात ना करें, उन्हें लगे कि हमें बिलासपुर में सब कुछ मिल रहा है, हम क्यों जाएं। ऐसे माहौल होना चाहिए, तभी प्रगति हो सकेगी, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। सड़कें हमने भी बहुत बनवाई, पुल हमने भी खूब बनवाए, तो ये कोई ऐसा नहीं है सड़क पुल बनने से कोई बहुत बड़ा तरक्की हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि नौजवानों को रोज़गार मिले, नौजवान पलायन ना करे, उसके लिए कोई व्यवस्था आज तक कोई नहीं की गई है। बड़ा मैं दुख के साथ कह सकता हूँ। कपूर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें आपको मौका मिलता है तो आप करेंगे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आपके जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इसका तो अभी तक आपने कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं करा है रामपुर से, तो फिर किस तरह से आप मतलब कि कह रहे हैं कि आप ये लड़ाई जीत जाएंगे? देखिए ये सीट, रामपुर वाली सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है। जो हमारा इंडिया अलायंस है उसमें समाजवादी पार्टी को मिली है, ये निर्णय उन्हें करना है। किसी का दुर्भाग्यवश मैं तो कहूँगा आजम खान साहब जेल में है, वहाँ से उनका भी निर्णय कोई नहीं हो पाया। मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में निर्णय शायद हो जाएगा। जो भी अलायंस का कैंडिडेट होगा हम सब लोग मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि वो जीते।
आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में 2024 में जो कांग्रेस पार्टी है अपने बलबूते पे और प्लस इंडिया अलायंस से मिलकर कितनी सीटें ले जाएंगे आप? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि बहुमत आए कांग्रेस का, और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से जनता में जोश है, जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से, मुझे यकीन है कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बीजेपी भी दावा कर रही है कि 400 से प्लस लेके जाएंगे। तो चुनाव क्यों करा रहे हैं जब 400 प्लस की बात कर रहे हैं? फिर तो सर्टिफिकेट वैसे ही देते 400 लोगों को इनके। भाई अगर वो नजूमी है, इतना बड़ा उन्हें ज्ञान है, तो मैं समझता हूँ चुनाव की आवश्यकता ही नहीं, तो वैसे ही घोषणा करते 400 लोगों को दे दे सर्टिफिकेट। लोकतंत्र में कोई ये बात कह देना कि कितनी सीटें आएंगी, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये भगवान को भी मंजूर नहीं है, ईश्वर को भी मंजूर नहीं है। हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए, बहुमत आए, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। आम आदमी पार्टी को, जैसे आपने बात करी थी, केजरीवाल साहब को भी लेके गए हैं जेल में, अब डाल दिया, ईडी का छापा पड़ा है, तो ये सब इलेक्शन को मद्देनजर ही सारे काम हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय हैं। जब वो दूसरी पार्टियों में थे, चाहे वो कांग्रेस में थे या किसी और अन्य पार्टियों में, किसी दल में, डीएमके में, एआईडी, तमाम विपक्षी दलों में जब वो थे, तो उन पे केसेस चल रहे थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आप एक भी नाम मुझे ऐसा बता दीजिए जो दूसरी पार्टियों में जिन पे चार्जेस लगा के उन्हें भ्रष्ट कहते थे, बेईमान कहते थे, उन्होंने जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का दामन समा, एक भी आदमी बता दीजिए जो उसके बाद जेल गया, उसके पर कार्रवाई हुई हो? एक पे भी नहीं हुई है। तो ये बातें क्या दिखाता है? ये बातें महसूस कराता है कि वो बदले की भावना से काम कर रहा है। सरकार के पास, ईडी के पास, जहाँ किसी मतलब कि सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत होंगे तभी तो उनको जेल में डाला जा रहा है, नहीं तो मुख्यमंत्री को हाथ डालने की हिम्मत कौन कर सकता है? इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंटरनल जानकारी नहीं है, मगर जिस तरीके से उनके पहले भी 2-3 लोग जेल में हैं इसी इशू को लेके, तो क्या कारण है ये तो बात अलग है। मगर ये वक्त तो पहले भी हो सकता था और चुनाव के बाद भी हो सकता था, क्योंकि कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि ये बात आगे भी की जा सकती थी। चुनाव, मुझे लगता है ऐसा कि चुनाव में वो पार्टिसिपेट ज़्यादा ना कर पाए, इसलिए ऐसा काम जल्दी की गई है। बसपा है यूपी में, उसका काफ़ी जो है वोट बैंक है, उसके साथ वो आपके इंडिया अलायंस में क्यों नहीं अभी तक शामिल हो रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं? अब ये तो वही जवाब दे पाएंगे। हम तो चाहते हैं जो समान विचारधारा के लोग हैं वो सब लोग कहें इस इंडिया अलायंस से जुड़े, हम भी चाहते हैं वो जुड़े, स्वागत होगा उनका, मगर ये तो फैसला उन्हें लेना है ना। उनको भी किसी तरह कोई डर तो नहीं हो सकता है दबाव तो हर पार्टी पे दिया जा रहा है। बहुत लोग हम ज़्यादा डरते हैं, बहुत से लोग नहीं डरते। हो सकता है इसमें की बात हो, मैं इस पर, क्योंकि मगर हमारा चाहत यह है कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा बने और देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी किनारा कर लिया है। देखिए, अब ममता बनर्जी ने क्या करा और क्यों करा ये तो वो जवाब देगी, मगर हम चाहते थे कि वो इंडिया गठबंधन का जैसे शुरुआत करी थी उन्होंने, वो भी शुरुआत में थी, नीतीश कुमार जी भी शुरुआत के लोगों में थे, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। हर तरीके से उनका सम्मान हो रहा था, सारी बातें करी जा रही थी नीतीश कुमार जी से, मगर क्या कारण रहा, इसके पीछे कौन सा दबाव रहा उनके ऊपर, या ममता जी पे कौन सा दबाव रहा, ये तो वही जवाब दे पाएंगे। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे साथ में संजय कपूर जी, और जैसे हमने बात करी है कि अब जो विपक्ष है वो काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी दबाव के अंदर है, इस वजह से खुल के वो बात भी नहीं कर पाता है, और खुल के जो है मतलब कि इलेक्शन भी अगर लड़ने की बात होगी, जहाँ लोगों के पास जाके मुद्दे उठाने की बात होगी, तो मैं कहूँगा विपक्ष हमेशा ही जो है प्रेशर के अंदर एक अंडर रहेगा। अब समतल मैदान है या नहीं है, उसके ऊपर किन चीज़ों का प्रेशर है, ये सब चीज़ें जो है वो जनता को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी को आप हाथ पैर बांध के मैदान में उतारते हो तो वो पूरी तरह से नहीं लड़ पाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो इस बात का क्यास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर बदलाव नहीं होता है तो हमारा लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। धन्यवाद।